नमस्कार, मैं राजीव आप सभी का द करियर प्लैनेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारी एक छोटी सी शुरुआत है और इस शुरुआती दौर में आप सभी के सहयोग की जरूरत है और इस सहयोग के लिए हमारी टीम हमेशा आभारी रहेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे दोस्त इस वीडियो में कि आप सभी का जो बेसब्री से इंतजार था बिहार दरोगा के वैकेंसी के लेके, तो कमीशन ने यह नोटिस जारी कर दिया है। अब आपका इंतजार खत्म हुआ है। अब करना है आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत, और मेहनत के दम पे आप सभी को अपने कंधे पे डबल स्टार इस बार लाना है और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो चलिए हम एक एक करके जानकारी देखते हैं। क्या कब से स्टार्ट होंगे फॉर्म, कब लास्ट है और आपका कितना वैकेंसी रहने वाला है, हर एक इंपॉर्टेंट बात पे हम अभी डिस्कस करेंगे। और इस चैनल पर दोस्त नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे और दोस्त के साथ भी शेयर कर दे, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक एग्जाम की तैयारी करवाया जाएगा, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार बीएसओ हो, एईडी हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, सारा का सारा एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। हम यहाँ पे मैथ पढ़ाएंगे और सुभाष सर आपको जीके जीएस, और जो भी आपको अगर लगेगा रीजनिंग पढ़ाने का तो वो भी आप कमेंट करेंगे तो हम अच्छा फैकल्टी लाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्त बिहार दरोगा की वैकेंसी को लेके 2025। ठीक है, ये हमारा कब स्टार्ट होंगे कब लास्ट है तो देखेंगे। बिहार एसआई की न्यू वैकेंसी 1799, टोटल कितनी पद की बहाली आई है? 1799 की वैकेंसी आ चुकी है। और बिहार दरोगा कब से कब स्टार्ट होगी ये सारा का सारा आगे जानेंगे। उसके बाद देखिए फॉर्म स्टार्ट एंड लास्ट डेट पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, और कितनी कितनी सीट है आपको ध्यान में रखना है, 1799, मतलब 1800 में एक सीट कम। ये आपके लिए है ताकि आपके मोटिवेशन, उत्साह, जोश आपके अंदर दोस्त कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया है, सितारे तो आसमान में चमकते हैं पर जुनून है कंधे पर उसे चमकाने का। तो इस बार ये आप कंधे पर चमका के ही रहेंगे। अपना मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए और इस बार खुद से वादा कीजिए, सितारे आसमान में तो चमकते ही हैं, अब मेरे कंधे पे इस बार से चमकना चाहिए सितारा। तो इसीलिए मैंने आप लोग के लिए मोटिवेशन के लिए लगा दिया है। उसके बाद खुद से बोलिए इस वर्दी को कि तुम मेरा वो इंतजार हो जो कभी खत्म नहीं होगा। जब तक इसे आप लेंगे नहीं तब तक आप अपने आप को मेहनत करना छोड़ना नहीं है, इसलिए मेहनत करने में पूरा भिड़ जाइए। चलिए एक एक करके जानकारी देते हैं दोस्त। हम लोगों का एक छोटा सा एक है टारगेट कि 10,000 सब्सक्राइबर टारगेट अक्टूबर तक पुराना है। इसमें आप सभी के सहयोग की जरूरत है। जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नए हैं और दोस्त के साथ भी शेयर कर दिए। चलिए करते हैं स्टार्ट अब वीडियो को। देखिए सबसे पहले आप इसको नोटिस में सबसे पहले क्या दिया गया है, बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन, अंतिम तिथि 26/10/2025 रखा गया है। ठीक है, अब अभी जानेंगे आगे कि आपका लास्ट डेट है 26 अक्टूबर 2025 और आगे देखते हैं अभी कब से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, ये हमारा पुलिस अवर निरीक्षक जिसे सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर। ये पे लेवल की बात करें तो ये पे लेवल 6 की है। एक बहुत ही बढ़िया पे लेवल है, आपको ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है। आप इस बार मेहनत अपने आप में कम नहीं करना है, पूरे जी जान से तैयारी करना है। और यह बहाली आपकी 1799 पोस्ट पे होने वाली है, इतना जानकारी आपको मिली अभी। और इन पदों पे नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या इतना जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आपको 26/9/2025 से प्रारंभ होगी, मतलब आपको 26 सितंबर से आपका ये स्टार्ट हो जाएंगे और 26 अक्टूबर तक ये चलने वाली। एक महीना आपके पास समय है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो सारा का सारा अभी आप बनवा ले, आपके पास काफी समय है। तो ये स्टार्ट कब से होंगे? 26 सितंबर से ये स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और खत्म होंगे 26 अक्टूबर के। उसके बाद बात किया जाए तो बिहार सरकार गृह विभाग द्वारा में पुलिस अवर निरीक्षण के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के, ये सारा का सारा कुछ नोटिस है, यदि आपको जरूरत लगेगा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे उसी का अगला है, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको मुख्य मुख्य बातें होंगी सारा का सारा अभी मैं डिस्कस करूंगा। ये आप अगर पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आवेदन की पात्रता। तो आपके इसके लिए ये छोटी छोटी जो कुछ बातें हैं आपको ये सब होनी चाहिए, या खुद से भी पढ़ सकते हैं।
और मैं जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं बात करूंगा। आप यदि आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे होंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि योग्यता आपका 1 अगस्त 2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब आपको 1 अगस्त से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है ग्रेजुएशन की, ठीक है। उम्र सीमा की बात किया जाए तो उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 से किया जाएगा। जैसे कोई भी बच्चा उम्र हो रहा है, आपको जोड़ना है 1 अगस्त 2025 तक। आपकी जो भी क्राइटेरिया दिया गया है उम्र के लिए उतना आपको फुलफिल करना पड़ेगा, इससे कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वैसे वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 आठ 2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा के निर्धारित करते हों वे उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। ये जो बिहार सरकार के निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते होंगे, ये बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है नोटिस में, तो वो बच्चा इसमें भर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/08 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होंगी। जैसे सामान्य के लिए यूआर की बात किया जाए, पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 37 वर्ष होनी चाहिए। ये यूआर की बात किया जा रहा है। फिर पिछड़ा वर्ग की बात किया जाए एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात किया जाए तो पुरुष एवं महिलाओं को के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, पुरुष एवं महिलाओं के लिए दोनों के लिए 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। किसके लिए? ये पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मेल और फीमेल दोनों की बात किया जा रहा है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करूं मैं, आगे बात किया जाएगा तो इसमें अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2024 को आधार मानकर की जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे बात करें, बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतन नाम की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो भी मतलब बिहार सरकार के सेवकों के होंगे, सर्विस में होंगे, उसके लिए 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। और सैनिक पदों पर नियुक्त हेतु भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायती दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। ये बात को ध्यान में रखना है। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होंगे प्रमाण पत्र, उसके डेट ऑफ बर्थ जो इसमें मेंशन होगा उसके आधार पर आपका गणना किया जाएगा उम्र की। अब बात करें इसमें अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड, इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो एक एक करके हम अभी जानेंगे। इसके देखेंगे ऊंचाई के लिए, यूआर के लिए, सामान्य के लिए आपको देखेंगे पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, यूआर और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों के लिए इसकी ऊंचाई कितनी, हाइट कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब यूआर के लिए और ओबीसी के पिछड़ा वर्ग की जाति के लिए 165 की मांग किया जा रहा है और अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर मांग 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये सारा का सारा इसमें यूआर ओबीसी जो भी एसटी एसटी सारे के सारे 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए इसमें लिखा गया है। सीना फुलाकर, अब देखेंगे सीने की मतलब कितने फुला के कितना होना चाहिए, सिर्फ पुरुषों के लिए ये है, महिलाओं के लिए सीना फुलाने की इसमें नहीं है प्रावधान। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है। तो सामान्य या पिछड़ा वर्ग की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम। इतना आपको अनिवार्य है, ठीक है। फुलाने के बाद में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। कम से कम जब आप चेस्ट को फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 84 सेंटीमीटर
होनी चाहिए। यहाँ सेम वही बात, फुलाने के बाद आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। आगे बात करूं मैं, महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं की जाएगी, इस बात को आपको ध्यान, सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए ये सीना का मापदंड लागू होंगे, महिलाओं के लिए नहीं। वजन की बात किया जाए तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होनी चाहिए। आप जो भी कैंडिडेट होंगे महिला, उनका कम से कम 48 केजी वजन होना चाहिए, अन्यथा आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसीलिए किसी को अगर लग रहा है कम है तो अभी से खाना पीना आप स्टार्ट कर दीजिए। और किन्नर, कोती, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की समान किया जाएगा। बात को समझ में आई। नियुक्ति की प्रक्रिया, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, आवेदन पत्रों की समग्र के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा 2 चरणों में होंगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा आपको लिया जाएगा। यदि अभी जो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाके सारा का सारा अपना डॉक्यूमेंट जो जरूरत का है फॉर्म में लगेंगे सारा बनवा लीजिए, अन्यथा इसमें क्लियर लिखा गया है यदि उस योग्य आप नहीं पाएंगे तो आपको अमान्य कर दिया जाएगा, फिर आप उसमें एग्जाम के में नहीं बैठ पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और यह आपका परीक्षा 2 चरणों में लिया जाएगा, एक फर्स्ट चरण आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद दूसरा आपका मेंस होगा। इतनी बात यहाँ पे की गई है। प्रथम प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का होगा, जिसमें आपको प्रश्नों की कुल संख्या 100 होंगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होंगे। प्रीलिम्स की बात किया जाए तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे, ये अब 2 मार्क के एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन, तो टोटल आपको 200 मार्क का एग्जाम होगा। इसके लिए आपको 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा, 2 घंटा इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, आगे मैं बात करूं, सामान्य ज्ञान एवं, इसमें पूछा जाएगा आपको सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30%, 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए असफल से कम, मतलब 30% से यदि आप कम प्राप्त करेंगे प्रीलिम्स में तो आपको आगे के लिए चयन नहीं किया जाएगा। ठीक है, असफल घोषित किए जाएंगे। क्लियरली यहाँ लिखा है कि इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा और मुख्य लिखित परीक्षा हेतु आपको बुलाया जाएगा। इतनी बात की समझ में आई। यदि अभी वैकेंसी कितने 1799, इसका 20 गुना, लगभग आप मान लीजिए 1800 वैकेंसी है, 1800 का 20 गुना आपको रिजल्ट प्रीलिम्स का दिया जाएगा, मीन्स 36,000 आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट दिया जाएगा। प्रीलिम्स के रिजल्ट कितना 36,000 देगा, 36,000 बच्चा मेंस के लिए बुलाया जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखा गया है। और उसके बाद बात करें विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। यदि उन कमीशन को लगेगा कि एक से ज्यादा पाली में एग्जाम ले तो ये कमीशन कर सकते हैं, ये नोटिस बता दिया गया। इसमें बहुप्रश्नीय पत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना परसेंटाइल पद्धति इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। इस बात को, अगर एक से अधिक शिफ्ट में आपका एग्जाम लिया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन मेथड का यहाँ पे लागू किया जाएगा, जिसकी मेथड क्या रहेगा, इक्वी परसेंटाइल मेथड के अनुसार आपका मार्क वहां डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक, उसके बाद द्वितीय चरण की बात की जाए, मेंस के लिए या मुख्य परीक्षा की बात किया जाए, इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, आपको जो मेंस होंगी उसमें 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का समान हिंदी का 2 घंटे का होगा। ठीक है, जिसमें आपका 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है इसमें, हिंदी में आपको पेपर 1 में, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेगा निर्धारित में नहीं जोड़ा जाएगा। यहां से आपको क्या समझ में आया, यहां से आप समझेंगे, यहां से आपको क्या समझ में आया, यहां से आपको मेंस जो एग्जाम होगा
पहले मैं आगे बात कर लेता हूँ, उसके बाद एक बार समरी करेंगे। द्वितीय पत्र जो सेकंड पेपर होंगे सामान्य अध्ययन का, उसमें आपको सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, उसके बाद भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होंगे। द्वितीय पत्र का कुल अंक 200 का होगा, जिसमें आपको कुल प्रश्नों की संख्या 100 होंगे और परीक्षा की अवधि आपको 2 घंटे दिया जाएगा। यहां से इतनी बात समझ में आई आपको? दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका को 2 प्रतियों में होगी, पुस्तिका 2 प्रतियां में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। ठीक है। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना, पहले मैं एक बार ऊपर वाले समरी करता हूं। जो आपका मुख्य मेंस एग्जाम होंगे, इसमें आपको पेपर 1 होंगे। पेपर 1 में आपको हिंदी पूछा जाएगा। हिंदी आपको इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, टोटल आपका 200 मार्क का होगा। ठीक है। इसमें आपको 30% मार्क लाना अनिवार्य है, या अन्यथा आप 30% अगर नंबर नहीं लाएंगे तो आप फेल कर दिए जाएंगे, तो फिर कोई काम का आपका पेपर 2 नहीं रहेगा। तो मतलब आपको 30% 200 का 60 मार्क आपको लाना पड़ेगा यहां से। इतना बात समझ में आएगी। उसके बाद पेपर 2 की बात किया जाए, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन, जो भी आप अभी हम डिस्कस किए थे, इतिहास, भूगोल, नागरिक, सारा का सारा मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क का, टोटल आपका 200 मार्क का एग्जाम होगा, और इसके लिए भी आपको 2 घंटा दिया जाएगा। और प्रत्येक निगेटिव उत्तर के लिए आपको 0.2 मार्क काट लिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि प्रत्येक गलती के लिए आपको प्रत्येक गलती के लिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको कितना काट लिया जाएगा अंक। एक मिनट, एक ठीक है, कहीं इसमें दिया हुआ था दोस्त, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप प्रत्येक गलती उत्तर करेंगे तो 0.2 अंक काट लिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा आपको गलती क्वेश्चन नहीं करना है। यहां तक समझ गए बात। और उसके बाद यहां तक हम समझे थे बात। उसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना आपको अभ्यर्थी का चयन कोटिवार में मेधानुसार शारीरिक दक्षता, मतलब फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। जितना भी आपको अब वैकेंसी होगा उसका आपका 6 गुना, जैसे आपके पास 1800 मान लीजिए लगभग वैकेंसी है, इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 10,800 आप बच्चे को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए उसमें से। ठीक है। उसके बाद बात करें, तृतीय चरण में आपको शारीरिक योग्यता दक्षता मेडिकल किया जाएगा, जिसमें निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी के सफल होना अनिवार्य होगा। आपका तीसरा जो चरण होगा उसमें आपको मेडिकल आपको क्वालिफाई करना होगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। मेडिकल नहीं, सॉरी, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की बात किया जा रहा है। फिजिकल में आपको इसके 6 गुना बच्चा को बुलाया जाएगा। तो तृतीय चरण में क्या होगा, इसमें आपको मेडिकल सॉरी शारीरिक फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा इसके लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए आपको नीचे दिया गया है। दौड़ की बात किया जाए तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ के लिए समय 6 मिनट 30 सेकंड का दिया जाएगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। जितने भी पुरुष है सभी पुरुष कोटि के लिए आपको 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में पूरा करना होगा, अन्यथा इससे ज्यादा टाइम लेंगे तो आप असफल घोषित किए जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और आगे बात किया जाए, सभी कोटि के महिलाओं के लिए एक किलोमीटर की दौड़ के लिए समय 6 मिनट का दिया जाएगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। महिला के लिए कितना दिया गया है दोस्त, महिला के लिए आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, उसके लिए समय सीमा 6 मिनट रखा गया है, तो उसके अंदर में आपको पूरा करना होगा। ऊंची कूद की बात किया जाए हाई जंप की, तो सभी कोटि पुरुषों के लिए हाई जंप 4 फीट से कम
कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किए जाएंगे। न्यूनतम 4 फीट आपको कूदना है। पुरुष को, सभी पुरुषों के लिए 4 फीट आपको न्यूनतम कूदना है, और जो 4 फीट से कम कूदेगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम आपको 3 फीट हाई जंप करना है। कितना करना है? 3 फीट हाई जंप कूदना ही है, अन्यथा 3 फीट से जो कम कूदेंगे वो उसका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अब लॉन्ग जंप आप देखेंगे, लंबी कूद, तो सभी कोटि पुरुष वालों को, सभी पुरुषों के लिए न्यूनतम आपको 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होगा, और 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। और सभी महिलाओं के लिए आपको न्यूनतम 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होगा, 9 फीट से कम कूदने वाले महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। और आगे बात किया जाए गोला फेंक, जो होता है शॉर्ट पुट, सभी कोटि पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट आपको फेंकना होगा न्यूनतम पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए, और इससे कम आप फेंकेंगे तो असफल घोषित किए जाएंगे। यही बात यहाँ पे लिखा है। और सभी कोटि महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम फेंकना होगा, और 10 फीट फेंकना होगा। 12 पाउंड महिलाओं के लिए 10 फीट आपको फेंकना होगा। 10 फीट कम फेंकने वाले महिलाओं अभ्यर्थी असफल घोषित किया जाएंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियरली लिखा है। बात समझ में आई? नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी को ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा में न्यूनतम निश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किए जाएंगे। जो आपको ये रनिंग पास कर जाएंगे उसी को आगे वाले चरण में हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट जो होगा उसमें बुलाया जाएगा, अन्यथा वहीं से उसको वापस कर दिया जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखा गया है। और उसके बाद जरूरी बात है, अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में अधिकतम आपको 3 मौका दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। एक बार में यदि फेल कर रहे हैं तो दूसरा चांस आपको दिया जाएगा, थर्ड चांस दिया जाएगा, 3 चांस से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है ट्रांसजेंडर के बारे में, ये सारा का सारा आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको यदि जरूरत लगे तो पढ़ सकते हैं। मेगा सूची की बात किया जाए तो उपरोक्त पदों में नियुक्त हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेगा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा क्रमानुसार कोटि तैयार किया जाएगा। जो आपको मेंस होगा, मेंस में जो एक पेपर है, पेपर 2, उसके आधार पर आपका तैयार किया जाएगा मेगा सूची। ठीक है, ये बात किया गया। अगर मान ली लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेगा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अर्थात उम्र में वरीयता अभ्यर्थी को मेगा क्रम में ऊपर होंगे। जो बच्चा उम्र में जो बच्चा अगर 2 सेम हो गया जिसका मार्क, उसमें दोनों का मेरिट बनाने का फिर आएगा तो उसमें दोनों में से जो बड़ा होगा उस बच्चा का मेरिट बन जाएगा, उस स्टूडेंट का बनेगा। ठीक है, उसके बाद समान अंक प्राप्त करने वाले, समान जन्म तिथि वाले या 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी की दशा में मेगा सूची में उनके स्थान का निर्धारण किया जाएगा, जिसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को मेगा क्रम में ऊपर रखे जाएंगे। यदि मान लीजिए किसी भी 2 स्टूडेंट का जिसका मार्क भी सेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो रहा है, तो जिसका ज्यादा योग्यता होगा, शैक्षणिक क्वालिफिकेशन, उसको रखा जाएगा। ठीक है, आगे उसके बाद शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थी की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के यथोलिखित, मतलब यहाँ पे कहा गया है, मान लीजिए शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन भी सेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया, मार्क भी सेम हो गया। अब जो उसका 10th वाला सर्टिफिकेट पे जो उसका नाम होगा उसके अल्फाबेटिकल लेटर के आधार पे किया जाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्थात 32% अंक चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 34% अंक चाहिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36.5% अंक चाहिए, और सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक चाहिए। हालांकि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन अपना परसेंटेज रखा है कि इतना आपको लाना अनिवार्य है। अगर इतना लाते भी हैं तो आपका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, आप कट ऑफ पास ही नहीं करेंगे। इसीलिए अब कम, लेकिन ये कमीशन के द्वारा दिया गया कि कम से कम इतना आपको लाना होगा। ठीक है, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के नियुक्त प्राधिकार को नियुक्ति हेतु
भेजी जाएगी। ठीक है, रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का इतना नियुक्ति इतना ये द्वारा अधियाचना अनुसार पुलिस अवर में किया जाएगा। ये आपका कुछ कुछ जानकारी है। ठीक है, ये हम बात कर लेते हैं। अब इसमें वैकेंसी कितना है, कितनी वैकेंसी है, सबको देख लेते हैं। किस किस अब बात करेंगे वैकेंसी की, तो हर कैटेगरी के अलग अलग दिया गया है। तो आप देखिए कि अनुसूचित जाति के लिए आपको कुल पद 210 रखा गया है, जिसमें महिला के लिए 74 है, क्योंकि अभी जो है 35% आरक्षण महिला को मिला हुआ है, तो उसमें आपको 210 का 35% 74 वैकेंसी महिला के लिए कुल है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए तो उसके लिए 15 वैकेंसी है और 5 महिलाओं के लिए है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 273 वैकेंसी है, जिसमें 96 महिला के लिए है। पिछड़ा वर्ग की बात किया जाए, पिछड़ा वर्ग में 222 वैकेंसी है टोटल, उसमें 78 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग की महिला की बात किया जाए, पिछड़ा वर्ग की अलग से महिला की बात किया तो 42 वैकेंसी है उनके लिए। उसके बाद अनारक्षित मतलब यूआर के लिए 850 वैकेंसी है, महिलाओं के लिए 298 इसमें रखा गया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 180 वैकेंसी है, जिसमें 63 महिलाओं के लिए वैकेंसी रखा गया है। ट्रांसजेंडर भी है, ट्रांसजेंडर के लिए 7 वैकेंसी है और महिलाओं टोटल ट्रांसजेंडर के लिए 7 वैकेंसी है। ठीक है, कुल मिला की बात किया जाए तो आपका टोटल वैकेंसी 1799 वैकेंसी है, जिसमें आपको कुल महिलाओं के लिए 614 वैकेंसी रखा गया है। ठीक, और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए 36 अलग से वैकेंसी रखा गया है, जो भी है फ्रीडम फाइटर के लिए। ठीक है, ये सारा आपका वैकेंसी के बारे में डिटेल हो गया। आगे बात करें, आगे आप देखेंगे ये महिलाओं के प्रावधान में जो भी मतलब होता है, मतलब ये सारा का सर्वनिटी यदि आपको जरूरी लगा तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये यहाँ से कुछ यहाँ जानकारी है आप ले सकते हैं। फिर आगे बात किया जाए तो यहाँ भी उसी के अगला है कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों के अनुमान्य होगा। मतलब ये आरक्षण जो आपको मिलेगा सिर्फ जो बिहार का मूल निवासी है उन्हीं को, अन्य अदर स्टेट वाले को नहीं मिलने वाला, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर कट ऑफ तिथि की बात किया जाए, कट ऑफ तिथि के सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने के प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक की आयु गणना के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2025 निर्धारित की जाएगी। इसमें जितना भी आपको आयु की गणना किया जाएगा या कोई भी चीज, तो 1 अगस्त 2025 से इसमें वहां से किया जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे जानकारी दी गई है। उसके बाद आगे बात किया जाए तो नियुक्ति प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुसार पुलिस अवर निरीक्षण पद हेतु नियुक्ति प्राधिकरण पुलिस उप महानिरीक्षण होंगे। चिकित्सक जब मेडिकल की बात किया जाए तो उपयुक्त पदों के पर नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सक परीक्षा मतलब मेडिकल के लिए सत्यापन समय नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कराया जाएगा। ठीक है, प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं अथवा अभ्यर्थी द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। जो आपके पास होगा वो आपको बताना जरूरी है। लिखित परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग अथवा प्रशासन संबंध में निर्गत सभी अद्यतन निर्देश कड़ाई से पालन करना। ये सारा कुछ जानकारी जो है इंपोर्टेंस दिया गया। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। इसके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपको इसका जो वेबसाइट है bpssc.bihar.gov.in, इस पे आप टैब जाके लॉगिन करके आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं 26 तारीख से। और उसके बाद बात करें तो इसके लिए आपको फीस 100 रुपया रहने वाली है। पुरुष एवं महिलाओं एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का फीस कितना 100 रुपया रहने वाले हैं सबके लिए। अब कर दिया, ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं ये बहुत ही बड़ा डिसीजन लिए हमारे स्टूडेंट छात्र के हित में, क्योंकि बहुत सारा फॉर्म में पैसा देना पड़ता था भरने, अब ये हमारा 100 रुपया कर दिया है, तो ये छात्र के लिए अच्छी बात है। ये सारा का सारा आप देखेंगे कि कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं आप किस माध्यम से करेंगे। उसके बाद किया जाए तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश सभी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। ठीक है, ये सारा का सारा है, देखेंगे यहाँ से आपको कुछ जरूरी लगे तो आप पढ़ सकते हैं। ये आपके पास ये सब होनी चाहिए, ईमेल आईडी सब होनी चाहिए। दिया गया पंजीकरण और भुगतान करने में पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर और
ईमेल आईडी रखें जो यथासंभव आपके नाम के पंजीकृत न हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अनिवार्य है। आपके पास मोबाइल नंबर एक होनी चाहिए, एक ईमेल आईडी होनी ही चाहिए, अनिवार्य है। ठीक है, ये यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद भर्ती के अंतिम चरण पूर्ण होने तक आयोग अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर संवाद करेगा। जब तक ये पूरा प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए तब तक आपको जो भी जानकारी आएगा उसी मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, एसएमएस के द्वारा या मेल पे आपको ये जानकारी आएंगे। यही बात किया गया है, दिया जाएगा। गलत या अमान्य डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान से रखें, भरेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा कुछ जानकारी है, आप पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा। ये सारा का सारा जो आपको अगर लगे अर्जेंट इम्पोर्टेंट तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगे क्योंकि मैंने सारा का सारा नोटिस इसमें डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे क्या, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनकी सभी आवेदन पत्रों की अस्वीकृति कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनमें आपका अपात्र मानते हुए उनको विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि आप एक बार फॉर्म फिलअप कर दिए तो दोबारा नहीं भरिएगा। यही पे आपको यही जानकारी दी गई है, नहीं तो आपके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आगे बात की प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, जो आपको फॉर्म भरते समय जो भी सर्टिफिकेट देंगे वही सर्टिफिकेट आपको जहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सारा का सारा सेम होनी चाहिए। कोई भी अंतर होगा तो अमान्य घोषित किया जाएगा। आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट कर दे तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दोस्त, यदि आप ओबीसी से हैं, अगर वो जनरल से है, यदि ओबीसी आप दे दिए, गलत दे दिए, तो आप वहां पे आगे जाके वेरिफिकेशन में जाएंगे, वहां पे आपको रद्द कर दीजिएगा, अमान्य कर दिया जाएगा आपका कैंडिडेट। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है, तो ध्यान से आपको हर एक बात को भरना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दो भागों में भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य अधिवन डोमिसाइल मतलब आरक्षण कोटि जो भी है, मुख्य बातें सब यहाँ के फर्स्ट चरण में आपको ये करवाया जाएगा। दूसरे में आपको किया जाएगा पंजीकरण के बाद यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अब भुगतान कर देंगे, उसके बाद आप एडिट नहीं करेंगे। इसलिए सतर्क होकर पूरे कॉन्शियस माइंड से आपको फॉर्म भरना है ताकि गलती नहीं हो। एक बार पेमेंट कर देंगे तो आपका एडिट नहीं होगा। यही बात यहाँ पे जानकारी दी गई है। ठीक है, और रद्द कर सकते हैं किंतु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नए पंजीकरण के लिए पुनः आपको आवेदन देना होगा। अगर एक बार आपको गलत कर दिए पेमेंट के बाद आप एडिट का ऑप्शन नहीं रहेगा, अब दोबारा से आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। तो यही बात है। ठीक है, सफलतापूर्वक पंजीकरण के पश्चात उपलब्ध कराए गए पंजीकरण नंबर एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वितीय भाग सेकंड चरण आपको खुलेंगे। उसमें आपको ये सब पिता या पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक क्वालिफिकेशन आदि की जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। इसके बाद आपको फोटोग्राफ रंगीन एवं 2 माह के अंदर खींचा हुआ जिसका बैकग्राउंड सफेद हो, 15 से 25 केबी के बीच में आपको फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होंगे। आपको रिसेंट वाली आपको फोटो खिंचवानी है जिसमें आपको 2 महीना लेटेस्ट की होनी चाहिए और यह आपका बैकग्राउंड आपका फोटो जो रहेगा उसका व्हाइट रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है। और ये आपका 15 से 25 केबी के बीच में होनी चाहिए। जेपीईजी या जीआईएफ के फॉर्मेट में यह फोटो होंगी। उसके बाद हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिंदी की बात किया जाए तो काली या नीली स्याही से अलग अलग 15 से 25 केबी के बीच होनी चाहिए। ये भी सेम फॉर्मेट जेपीजी जेआईपी फॉर्मेट में होनी चाहिए। जो सफेद बैकग्राउंड पर हो ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। फोटो को भी आपको बैकग्राउंड व्हाइट रखना है, हस्ताक्षर में भी आपको बैकग्राउंड व्हाइट सफेद कागज पे करना है और हस्ताक्षर आपको ब्लैक या नीली या ब्लू
पेन से आप कर सकते हैं, काली एवं नीली पेन से आपको कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। ये बात जानकारी आपको मिल गई। उसके बाद बात करेंगे फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिए गए कुछ निर्देश है, ये आप कैसे कैसे अगर कर सकते हैं, जैसे रिसाइज करने का, ये सारा का सारा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जानकारी महत्वपूर्ण निर्देश, भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में पात्रता जानकारी प्राप्त करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन, ये कुछ कुछ मतलब जानकारी ये आप पढ़ सकते हैं यदि आपको लगे जरूरत तो, ठीक है। यहाँ पे कुछ उस तरह के इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। आवेदन पर द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना पर किसी भी अन्य व्यक्ति या अन्य फोटो हस्ताक्षर किया जाना, अपलोड किया जाना, क्या, ये सारा कुछ देख लीजिएगा, आपको जो भी लगेगा सही तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद गलत आरक्षण कोटि भरा जाने हुआ, ये सब सारा का सारा जो भी आप देंगे गलत नहीं देना, जो भी जानकारी देना सही सही देना है, और जो देंगे आपको वहां पे सारा का सारा आपको कल वेरिफिकेशन के टाइम में मांगा जाएगा, ठीक है। यह बात को ध्यान रखना है। अब क्या है, गलत आरक्षण कोटि भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संवाद करने वाले आवेदन किसी भी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना, ये सब आपको नहीं करना है। आवेदन की जन्म तिथि गलत नहीं करना, ये सब सारा का सारा है, आपको गलत नहीं भरना, ये सारा जानकारी है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, ये भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आप और उसके बाद यहाँ पे कुछ जानकारी है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये जानकारी है, सारा का सारा मैं नोटिस ले लिया हूँ। अब दोस्त, अब आपकी बारी है, अब पढ़ना आप स्टार्ट कर दो। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमारा एक बैच आया है, थोड़ा सा मैं बता दूं, इस बैच में, ये बैच में आपको सुभाष सर आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस, ये सारा का सारा आपको पढ़ाने वाले हैं, और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैं बता दूं आपको, मैं काफ़ी सारा एग्जाम क्रैक कर निकाल चुका हूँ, उससे सारा का सारा अनुभव मेरे पास है, उसी के आधार पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, और डेफिनेटली मैथ में आपको 100% स्कोर दिलाने का कोशिश करूंगा। यदि आपका साथ रहा तो निश्चित आएगा। सुभाष सर भी एक अच्छे अनुभवी है इसमें, वो भी काफ़ी सारे एग्जाम निकाल चुके हैं, इवन जॉब भी कर रहे हैं, तो वो भी आपके अनुभवी टीचर हैं, उससे जुड़ के देखिए, पढ़ के देखिए, आपको अच्छा महसूस जरूर होगा और अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा बैच है, इसमें आप जुड़ सकते हैं यदि तैयारी करना चाहते हैं, इसमें सारा का सारा मैं पढ़ाऊंगा। इस बैच के लिए मैं फटाफट बता देता हूँ, इस बैच में जुड़ने के लिए आपको कुछ नॉमिनल फी रखा गया है। जीके के लिए आपको 999 था, इसको अभी ऑफर में 149 149 रुपया पे करके जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे स्कैन करेंगे क्यूआर कोड से, उसके बाद टेलीग्राम पे स्कैन करके आप भेज सकते हैं हमें। यहाँ पे स्कैन कर पेमेंट करने के बाद आप नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और मुझे सेंड करेंगे ये टेलीग्राम पे, या एक मोबाइल नंबर है हमारा, मोबाइल नंबर हमारा है 9650288260। इस पे आप केवल मैसेज हमें करेंगे, ओनली व्हाट्सअप होगा, और इस पे फोन तोन कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आप ये यहाँ से पेमेंट करके या तो व्हाट्सअप करेंगे या तो टेलीग्राम पर भेजेंगे, किसी पे आप भेज सकते हैं, वहाँ पे लिखेंगे इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर मुझे, आपको हम बैच में जोड़ देंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस है मैथ्स के लिए है, आप 149 रुपया पेमेंट करके जुड़ सकते हैं, कंप्लीट आपको मैथ करवाया जाएगा। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीएसओ, एईडीओ, सारा का सारा इसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, और इसका वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगा, इसका कोई घबराने की बात नहीं है। और इसका सेम प्रोसेस है, यहाँ स्कैन करके पेमेंट करेंगे, या टेलीग्राम पर भेज दीजिए, या इस मोबाइल नंबर पे आप भेजिए। इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मुझे आप भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट, अपना पेमेंट का, मोबाइल नंबर और नाम, सारा डिटेल आप मुझे भेजेंगे, आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और यदि दोनों लेना चाहते हैं, दोनों के लिए आपको 249 रुपया पेमेंट करना है, 249 रुपया पेमेंट करके सेम प्रोसेस यही इसी नंबर पर फिर 9650288260 इस पे आपको भेज देना है व्हाट्सएप, ठीक है। इतना सारा जानकारी हमारी तरफ से था। और लास्ट में दोस्त, और इसमें जो है आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, तो इसमें
जो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको पेमेंट करके टेलीग्राम में ज्वाइन करके उसके बाद ग्रुप में उस ग्रुप में आपको स्क्रीनशॉट, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस भेजना है। अन्यथा अगर नहीं भी उस पर हो रहा है तो आपको पास मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, उसके माध्यम से भी आपको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद आपको लास्ट में एक बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फिर ठीक है, इसलिए अभी हम इसको खत्म करेंगे। और दोस्त खुद से अभी आज ही से अभी वादा कीजिए कि इस बार हमारे कंधे पे सितारे चमकनी ही चाहिए और माँ बाप का सपना पूरा होना चाहिए और आपका भी खुद का सपना भी पूरा चाहिए। और यदि आप ये सोच रहे होंगे कि दोस्ते हम आपका सपना पूरा हो रहा है, तो ये आप गलत भ्रम में जी रहे होंगे, क्योंकि ये आपका सपना पूरा होगा तो आपसे रिलेटेड बहुत सारे लोगों का सपना जुड़ा रहता है, सबका सपना जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये आप उसके आधार मानते हुए खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और इस बार अपना पंचम लड़ाइए और उसके बाद पूरा ज़िंदगी एन्जॉय कीजिए, लाइफ कीजिए। कब तक दोस्त पढ़ते रहोगे? पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, इसलिए अपने आप डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प लाइए और उसको ख़त्म कीजिए, एक अंजाम देके पूरे मेहनत के साथ, लगन के साथ कीजिए। हमारी तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएँ। हमारे करियर द करियर प्लानेट टीम की तरफ से आपको ढेर सारा शुभकामनाएँ। आपका इस बार जॉब लगे और माता रानी, अभी दशहरा चल रहा है तो आप सभी को अच्छा भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ माता रानी से जल्दी आप सिलेक्शन लेके और यहाँ भी आइए, आपका लेंगे इंटरव्यू और फिर बात बहुत सारी काफ़ी सारी बातें करेंगे। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।